अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आप देख रहे हैं हमारा छोटे हैंडल आपको शुरू में बता दें आज जियो पाकिस्तान टीवी, वैसे अब तक तो आपको याद हो चुका है और इसीलिए आप हमें लिखते भी रहते हैं। बाय द वे, हमें कल शो के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी ट्वीट्स आई और उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी पाबंदियां लग जाएं हम VPN के जरिए और दीगर जो है उन तरीकों से आपका शो देख भी रहे हैं ऑनलाइन और आपको ट्वीट भी कर रहे हैं। एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, और खासतौर पे वहाँ से जो हमें लिख रहे हैं, आई हैड नो आइडिया कि कितने इनोवेटिव और अजीबोगरीब तरीके हैं टू गेट कनेक्टेड जब आपको रोका जा रहा हो, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं तो हमें पता नहीं था। लेकिन आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, आप लोगों ने फिर भी ट्वीट्स लिखी, आपने शुक्रिया किया, आपने शो को पसंद किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और वो भी क्या ज़माने थे जब सैया जी के नाम चिट्ठी लिखा करते थे लोग। वो चिट्ठी, वो तो अब तो सैया को ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि कोई चिट्ठियाँ आ रही हैं। अब तो आपको पता है ऑलमोस्ट, ओके प्लीज टेल मी और ट्वीट करें और मुझे बताएं, अब तो ऑलमोस्ट आपको पता है लिखना भूल गया है। अब वो टाइपिंग और टेक्सटिंग और वो सारे इतनी आदत हो गई है कि कभी हाथ से लिखना पड़ जाए ना तो हैंडराइटिंग देख के खौफ आ जाता है कि ये क्या है। लास्ट सीन का जमाना है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इश्यूज पे बात करनी है जिनमें से आज का सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि ज़ैनब से उज़मा और अब बात रिमशा वसान तक आ गई। कम उम्र बच्चियों के साथ जुल्म करने वाले बाअसर अफराद अक्सर बचकर निकल जाते हैं। उम्मीद है बिलावल भुट्टो जो हैं वो रिमशा वसान की मौत नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सिंध के ज़िला खैरपुर के इलाके कुनब में 13 साल लड़की रिमशा वसान के कत्ल ने पूरे सिंध को झंझोर डाला है। वाक़या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं मंजूर वसान और नवाब वसान के इलाके में पेश आया है। कत्ल का इल्जाम मंजूर वसान के करीबी रिश्तेदार जुल्फिकार वसान पर आयद किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को कारी करार देकर कत्ल किया गया है। और आपको ये भी बता दें जल्दी से कि 2 रोज पहले सिंध असेंबली में फंक्शनल लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान को कमसिन रिमशा के कत्ल के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत ना देने पर खूब शोर शराबा हुआ था। तकरीबन 1 साल पहले पंजाब में कमसिन लड़की ज़ैनब के हौलनाक कत्ल के वाक़े ने मुल्क भर को हिलाकर रख दिया था और अब खैरपुर में रिमशा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर रिमशा वसान दूसरे गांव के लड़के से शादी की ख्वाहिशमंद थी। रिमशा की यह ख्वाहिश जुल्फिकार वसान जैसे बाअसर शख्स की गैरत का मसला बन गई और यूं रिमशा से जीने का हक छीन लिया गया। अब तक पुलिस जुल्फिकार वसान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। इसी पर जरा बात करते हैं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या क्या वाकया ऐसा ही हुआ है जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है या बताया जा रहा है। मुस्लिम लीग फंक्शन की रुकन सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और ख़ासतौर पे इस किस्म के जो इश्यूज़ होते हैं आप बड़ा ज़ोरों शोर से बोलती भी हैं। ये बताइएगा कि रिमशा वसान का कत्ल एक संगीन वारदात है और बताया गया है कि इसकी तफ्तीश में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। आप सूबे में ख़वातीन के लिए बहुत काम कर चुकी हैं, आप तक क्या इत्तला पहुँची है? मसला हुआ क्या था? क्या वाकई 13 साल की बच्ची कहीं और शादी की ख्वाहिशमंद थी? देखिए जी, देखिए हुमा और अब्दुल्ला, आप ख़ुद मेरे ख़्याल में पूरे सिंध में सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे हर जगह एक ही मेरे ख़्याल में आवाज़ इस वक्त सुनाई दे रही है कि रमशा को इंसाफ दो, रमशा को इंसाफ दो। और रमशा वसान का कत्ल, 13 साल बच्ची का कत्ल, उसको 5-6 दिन पहले किडनैप कर दिया जाता है। बाद उसकी माँ के सामने उसके जिस्म में 8 से 9 गोलियाँ इस तरह डाल दी जाती हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था। और उसके बाद उसकी माँ का एक वीडियो आ चुका है कि वो उसमें कह रही है, बयान दे रही है कि मेरी बेटी को जुल्फिकार वसान ने मारा है। अब एक चीज़ ये सामने आ गई कि एक स्टेटमेंट आ गया उसकी माँ का, वो आई विटनेस है, उसने ख़ुद देखा है कि उसकी बच्ची को उस जुल्फिकार वसान ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। मुझे बताएं कि क्या हम अब भी इस चीज़ 5-6 दिन के बाद भी हम ये चीज़ें सोचें कि ये बात करें कि क्या ये केस सही चलेगा, रुक जाए, इंसाफ होगा या नहीं होगा? नुसरत साहिबा, जाहिर है बहुत ही दिलखराश वाक़यात हैं जिनका आप भी तस्करा कर रही हैं। आज के ज़माने में भी कारी किया जा रहा है बच्चियों को। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अगर बात करें, सिंध में बरसर इक़्तिदार है ज़ाहिर पीपल्स पार्टी, हमेशा कहते रहते हैं कि ख़वातीन पर मज़ालिम बर्दाश्त नहीं होंगे। आपका कोई रब्ता हुआ या आप कोशिश करेंगी ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके कि वो इस केस में भी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं? मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस और इस दफ़ा भी बहुत अफसोस हुआ कि बिलावल जरदारी साहब, आप KP के पंजाब या बलूचिस्तान में किसी बच्ची के साथ कोई मसला हो जाए
आपका पहला ट्वीट आता है कि जुल्म हो गया, जुल्म की दास्तान लिख दी गई, वहाँ की हुकूमत फ़ौरन रिज़ाइन कर दे। तो बिलावल जरदारी साहब 5वां 6ठा दिन हो गया, उस बच्ची को किडनैप होकर मार दिया गया, उसके कातिल दंदनाते फिर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपका एक ट्वीट, मैं तो एक ट्वीट की बात कर रही हूँ, आपको तो खुद जाना चाहिए था, आपके तो सीएम को वहाँ जाना चाहिए था। आपका एक्स सीएम कायम अली शाह साहब, उनकी आवाज़ क्यों चुप है? मैं तो उनके लिए असेंबली में चीख रही थी कि खुदारा उठकर आप ही कोई 2 लफ्ज़ बोल दें, वो भी खामोश थे। तो आपका ट्वीट क्यों नहीं आता? सिंध की रमशा पर क्यों ट्वीट नहीं करते आप? आसिफा जरदारी ट्वीट क्यों नहीं करती? सिंध की रमशा कत्ल हो गई, 13 साला बच्ची। बख्तावर क्यों चुप है? क्यों आप सिंध के इश्यूज़ पर आपकी आवाज़ नहीं निकलती, आपके ट्वीट्स नहीं निकलते? That's right. It can be more than a tweet. आप बिल्कुल सही कह रही हैं नुसरत साहिबा। And it should be more than a tweet. बिल्कुल जी, ट्वीट तो एक बिल्कुल सत्सरी सी चीज़ होती है कि हमने एक्नॉलेज कर दिया, लेकिन उसके बाद एक अमल होता है जो कि एक्चुअली इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बताइएगा नुसरत साहिबा कि अगर रिमशा वसान के वर्सा को इंसाफ नहीं मिलता, जो कि लग इसी किस्म का रहा है, तो आप क्या करेंगी? सिंध असेंबली में अपोजिशन क्या करेगी? कुछ लाहे अमल बनाया है, कुछ सोचा है? देखिए जी, हमेशा हम लोग सिंध असेंबली में जितने भी जुल्म होते हैं सिंध में, अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करती और करती रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरा तो जब तक जी में जान है, जिस्म में रूह है, और अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, मैं इसी तरह आवाज़ उठाती रहूँगी। वो रमशा हो, तानिया हो, नायला हो, फरजाना जमाली हो, कायनात हो, कितनी भी हमारी सिंध की बेटियाँ हों, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला उनको कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा। अगर इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो कोई तो होगा जो इनको इंसाफ देगा। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अब सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के किसी हुक्मरान को नहीं कह रही हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहती हूँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहती हूँ, खुदारा आप लोग ही कुछ इस तरफ नज़र दौड़ाएं और सिंध की उन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ें जिनकी माएँ रोते रोते उनके आंसू भी सूख जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और कल परसों ही हम मारवी ड्रामे की क्लिपिंग्स चला रहे थे अपने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में और उसमें भी कुछ 20 साल पुराना तो कम से कम ये ड्रामा होगा और यही कहानी थी कि लड़की को कारी कर दिया जाता है। लेकिन आज हम 2019 में आ गए हैं और ये फरसूदा रस्म व रिवाज आज भी हमारे माशरे में नज़र आ रही हैं। और यहाँ तो इन क्वेश्चन वो लोग हैं जो बड़े पोलिटिकली कनेक्टेड हैं। मंजूर वसान साहब, अगर आपका कोई ताल्लुक है जुल्फ़िकार वसान से जो कि रिपोर्ट हो रहा है, तो आपके लिए भी टेस्ट केस है और पीपल्स पार्टी के लिए और सिंध हुकूमत के लिए तो सर्टनली है ही। अच्छा, मंजूर हुसैन वसान साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। और आप ताल्लुक का भी पूछ रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं उनसे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर हुसैन वसान हमारे साथ मौजूद है। मंजूर वसान साहब, आपकी मालूमात के मुताबिक सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछ लेंगे, ये रिमशा वसान का मामला है क्या और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? हमारे इलाके से ताल्लुक़ है उनका और हमारे गांव के नज़दीक रहने वाली है। जो रमशा तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता पहले किसी वसान के साथ उनका नाम था गालबन इजहार वसान, उसके साथ घर से निकली, जो मुझे मालूमात है। उसके बाद तकरीबन कोई 5 दिन या 6 दिन के बाद जब हमें बताया गया तो हमने सारी कौम ने सारी कोशिश की कि वो किसी तरह से वापस की जाए ताकि फ़ैसला हो। तो रमशा को वापस हमने यानी वो जिन्होंने उठाया था उनके रिश्तेदारों ने वापस करके इनके वालिदैन को दिया। पहले रखा फिर वालिदैन को दिया। वालिदैन के देने के बाद गालबन फ्राइडे का दिन था। तो उसी दिन हम भी आज़ार खान बिजरानी की बरसी में थे। उसी दिन उनको बेचारी को शहीद किया गया। अब वो उठाने वाले जिसके साथ लड़की गई थी वो और था इजहार वसान, और जिन्होंने इनके कहने के मुताबिक जिस पे फरियाद किए जुल्फ़कार और प्लस 3-4 और वसान है, नामालूम आदमियों पे जो FIR कटवाई गई।
उसके बाद यकीनन ये फ्राइडे था, सैटरडे पुलिस एक्शन में, और हमें भी बड़ा दुख हुआ। अच्छा, आपका दुख तो बचा है, लेकिन दुख के साथ कुछ दवा भी करनी पड़ेगी आपको मंजूर वसान साहब, जाहिर है। और ये नामालूम अफराद तो क्या ही होंगे जो आप कह रहे हैं कि FIR में लिखे गए हैं। इतने छोटे से इलाके में सबको पता है कि किसने क्या किया है, और ये आपका इलाका है, वहाँ ये वाक़या पेश आया है। जाहिर है कि आपको भी इस पर तशवीश तो होनी चाहिए, लेकिन इल्ज़ाम मंजूर वसान साहब ये आ रहा है कि आपके एक करीबी रिश्तेदार इसमें मुलव्विस हैं, जिनका आपने खुद ही नाम लिया, जुल्फ़िकार वसान, और सियासी असर और रसूख की बिना पर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये दबाव आपकी तरफ से डाला जा रहा है? एक्चुअली अगर बचाया जाता तो शायद वो किसी भी सूरत में उन पे घर पे या घर नहीं गिराए जाते। अगर इंटरफेरेंस किए जाते तो बहुत से मर्द, उनके कज़न्स, भाई गिरफ्तार हुए हैं। अगर इंटरफेयर करते तो वो भी कर सकते थे। उसके बाद बहुत से औरतें भी गिरफ्तार की गई हैं, तब भी हमने इंटरफेरेंस नहीं किया है। ये कौन सा सवाल है कि हम इन्फ्लुएंस आदमी की हैसियत से, वैसे भी हम अपने इलाके के, अपने कम्युनिटी के, आप यूँ कहें कि यानी उनके निगहबान हों या संभालने वाले हों, तो वैसे हमारे लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं किए। जहाँ तक रिश्ते कज़न नेफ्यू है, मेरा कज़न नेफ्यू कोई नहीं है, लेकिन एक कौम में, एक पाड़े में, एक अगर कोई बदमाश भी हो तो क्या मैं, अगर भाई होता तब भी उसको छोड़ देता? क्या मैं भतीजा होता तो भी मैं छोड़ देता? जो कोई भतीजा भांजा नहीं है, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता था ऐसे जिन्होंने भी हरकत की हो, और वो मेरा भतीजा क्यों ना हो, तब भी मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे औरत की इज़्ज़त और पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ ये तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी। चलिए, आपने अपना पॉइंट बड़ी सफाई से बता दिया है, बयान कर दिया, अपना मौक़िफ़ बता दिया मंजूर वसान साहब। ये बताइएगा कि इन मामलात पर हमने देखा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी बड़ी नज़र रहती है, और वो हमेशा कहते हैं कि ख़वातीन के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके बहुत से स्टेटमेंट्स हमने खुद भी चलाए हैं अपने प्रोग्राम में। क्या उन्होंने इस मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई है अब तक, या बस बात सिर्फ दावों और नारों तक ही महदूद है? नहीं, बिलावल साहब ने दिलचस्पी क्या, वो इंटरेस्टेड है। वो ऐसे जो मिसहैप होते हैं उनके ख़िलाफ़ होता है, और बिलावल साहब का कांटेक्ट में भी रहना हर पार्टी के ओहदेदार वर्कर के साथ होता है। वो कैसे चाहेगा कि ऐसे हालात हों, लेकिन पस मंज़र बहुत लोगों को पता नहीं है। शायद ये कातिल जो कहते हैं, वो कातिल अगवा भी ये करके गया था, ऐसे नहीं है। अगवा करने वाला और है, कातिल करने वाला, कत्ल करने वाला और है। तो उसमें बिलावल साहब का भी इंटरेस्ट है, पार्टी का भी इंटरेस्ट है, हमारा भी खुद इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए तो वसान कम्युनिटी, कबाइल, जो भी कबीला है, एक जैसा है। हम भी चाहेंगे कि किसी भी मासूम के साथ ज़्यादती ना हो। बहुत शुक्रिया मंजूर वसान साहब। ये बात हमने जब ये स्टोरी रिपोर्ट की थी उस वक्त भी वाज़ेह कर दी थी कि जुल्फ़िकार वसान, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनकी गैरत के हवाले से कुछ मसला हुआ था, उसकी वजह से इस बच्ची की मां के मुताबिक इस बच्ची को कत्ल किया गया। ये बच्ची उनके साथ गई नहीं थी, ये बात तो हमने भी क्लियर कर दी थी, लेकिन मुतज़ाद इत्तलात कुछ जुल्फ़िकार वसान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक भी आ रही हैं। हम कंफर्म करेंगे उन रिपोर्ट्स को, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो लिहाजा हम जिक्र नहीं करना चाहते, बट वी विल लेट यू नो व्हेनेवर समथिंग हैपेंस। लाहौर वाले कह रहे हैं कि वहाँ बादल छाए हुए हैं, बारिश का इम्कान है, और साथ ही बहुत लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि वो लिखना भूल चुके हैं, है ना? देखा, मैंने कहा था, आई एम सो ग्लैड यू गाइस एग्री विद मी। वो शेर तो बता दें। अच्छा, बताना था वो शेर, टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद, अगले घंटे में जब शुरू करेंगे ना तो बताएंगे। अकरम साहब ने हमें शेर लिख के भेजा, लेकिन अभी आकिब जावेद साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वर्ल्ड कप तक मुस्तकिल कप्तान की खबर अच्छी है, मगर टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद T20 भी हाथ से जा चुके हैं। आज का मैच हार गए तो एक और क्लीन स्वीप होगा। कप्तान सरफराज अहमद की वतन वापसी के बाद शोएब मलिक के लिए ये एक आजमाइश है। जनूबी अफ्रीका ने ना सिर्फ 3 मैचेस की T20 सीरीज, 2
न सिफर से अपने नाम की बल्कि पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 2016 के बाद किसी भी सीरीज में नाकाबिल शिकस्त रहने का सिलसिला जो रिकॉर्ड तकरीबन बन गया था 11 मुसलसल लगातार सीरीज वो तोड़ दिया। तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज सेंचुरियन में रात 9 बजे शुरू होगा। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। बताइएगा आकिब भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अभी तक का दौरा है जनूबी अफ्रीका नाकामियों से भरपूर रहा है, लेकिन T20 में हमें क्लीन स्वीप हो गया तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। कप्तान शोएब मलिक और दीगर खिलाड़ियों को आप क्या समझते हैं, आज क्या अलग कर सकते हैं? वैसे हम लड़े तो पिछले मैच में भी अच्छा है कि कम से कम ये मैच तो जीत जाएं हम। देखिए, साउथ अफ्रीका का टूर हमेशा से मुश्किल रहा है पाकिस्तान के लिए। एक्स्ट्रा बाउंस वहाँ पे होता है, लंबे उनके बॉलर्स होते हैं। आपने देखा टेस्ट क्रिकेट में भी तीनों टेस्ट मैचों में बड़ी प्रॉब्लम रही। वनडे में भी काफ़ी फाइट की पाकिस्तान ने, क्लोज मैचेस हुए, डिसाइडर की तरफ गए। जरा T20 में उम्मीद तो ये की जा रही थी कि पाकिस्तान पहले 2 में से 1 मैच जीते, ताकि जिस तरह से एक्साइटमेंट ODI में आई थी इसी तरह से तीसरा मैच अगर डिसाइडर होता तो पाकिस्तान की जो टीम है वो आज भी उसी हौसले के साथ और फैंस भी बैठ के उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब आप सीरीज़ जीत जाते हैं या आप सीरीज़ हार जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो खासा रिलैक्स होता है, बिकॉज यू गॉट नथिंग टू लूज़। आज पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए ये कि जिस माइंडसेट से अब कोई लूज़ नहीं करना, सीरीज़ तो डिसाइड हो चुकी है, फ्री ऑफ माइंड जाए, अपनी क्रिकेट एंजॉय करें और रिज़ल्ट की फ़िक्र ना करें। और जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जाएँ और एंजॉय करें। अच्छा आकिब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये भी नज़र आया है, इस पर हमने देखा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स को बड़ी मार पड़ती रही है। डोंट नो व्हाई। आप भी ऑब्वियसली एक फास्ट बॉलर हैं, आपको मसला क्या नज़र आ रहा है? वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? क्यों शनवारी और हसन अली जैसे बॉलर्स रन्स को रोकने में नाकाम रहे हैं अब तक? इमाद वसीम जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, जो नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वहीं पे इफ़ेक्टिव हैं। उनको नीचे मिडल में बॉलिंग कराई गई जहाँ पे बहुत ही कम इफ़ेक्टिव हो सकते हैं ना, क्योंकि उनकी टर्न नहीं है, उनके पास वेरिएशन नहीं है, लूप या फ्लाइट नहीं देते। इसी तरह अगर आप शनवारी की बात करें और हसन अली की बात करें, जब आपको मार पड़नी शुरू हो जाती है तो वो उस टाइम के ऊपर बॉलर को अपनी जो मेन उसका वेपन है उसके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि आपको जिस बॉल पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको फिर रिपीटेडली कराएं। भागें नहीं, अपनी फील्ड सेट करें और अपने इन कंट्रोल रहते हुए बैट्समैन को चैलेंज करें, क्योंकि जब आप बहुत सारी वेरिएशंस कर देते हैं तो आपको ये समझ नहीं आती कि मेरा कौन सा इफेक्टिव बॉल है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर वो ये सोचते कि जब हर तरफ वो मिलर मार रहा था और सिर्फ यॉर्कर करते और फील्ड को सेट करते उस लिहाज से, तो इतनी मार ना पड़ती। और जो 15 से 20 रन ज़्यादा हुए हैं, 160 के करीब अगर रन्स होते तो पाकिस्तान ये मैच बखूबी जीत भी जाता। अच्छा आकिब, लास्टली PCB ने आपने देखा होगा कल क्लियर कर दिया कि सरफराज वर्ल्ड कप में हमारे कैप्टन होंगे। वर्ल्ड कप से आप क्या समझते हैं, इतने माह पहले इस तरह का ऐलान कर देना मुनासिब है या फिर अभी दीगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता था और फिर फैसला करते? चेयरमैन PCB ने जो फैसला किया है सरफराज को बुला के वर्ल्ड कप तक जो एज कैप्टन अनाउंस किया है, ये बहुत पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तानी फैंस में और इंटरनेट के हवाले से भी, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम वही जीतती है जिसका कप्तान मजबूत होता है और उसका कप्तान इन फॉर्म हो। अब ये जितनी क्यासराइयाँ चल रही थी टीम के अंदर भी, ये चीज़ें कुछ अरसे से चल रही थी कि ज़रा सी परफॉर्मेंस नीचे होती है तो क्वेश्चन मार्क चलने शुरू हो जाते हैं। कोच का और कप्तान का भी थोड़ा सा जो बॉन्डिंग है वो कम हुई थी। कुछ प्लेयर्स भी नाराज़ थे क्योंकि जब प्लेयर को ये पता हो कि ये जो कैप्टन है शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो उसको हम अंडर प्रेशर कर लेंगे। अब कप्तान आपका मजबूत होगा, जो प्लेयर्स हैं उसकी बात मानेंगे और कोच को भी पता चलेगा कि अब ये जो मेरा कैप्टन है
ये वर्ल्ड कप तक मुस्तकिल कैप्टन है तो रिलेशंस बेहतर होंगे। आई थिंक चेयरमैन पीसीबी का बहुत ही अच्छा फैसला, जिससे जितनी भी वो डस्ट थी वो बैठ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद। होपफुली ऐसा ही हो, क्योंकि वो जो एक एट टाइम्स ग्रुपिंग का तासुर या कहीं से उड़ती कोई खबर आ जाती थी, वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरफराज इज देयर टू स्टे। अब इन्हीं के साथ काम करना है और जितने भी आई मस्ट से ऑब्वियसली सरफराज हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन अब इस किस्म का एक झटका भी लगा हो ना, जिस तरह के अभी वो बैन हो गए थे 4 मैचेस के लिए, तो उसके बाद आप बिल्कुल फुल फॉर्म में वापस आते हैं एंड होपफुली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एज वेल। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी है कि आपको पता है, ये तो कहा जाता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं आपका हमशक्ल मौजूद होता है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके 6 हमशक्ल दुनिया में होते हैं। तो नॉट जस्ट 1 जो आपकी तरह लोकल लाइक होता है, 6 ऐसे होते हैं कहा जाता है, आई डोंट नो। तो जब बात हो सेलिब्रिटीज़ की तो वो खुद भी हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा अरब समथिंग क्वीन प्रिंसेस, हाँ वो ये याद है, सऊदी प्रिंसेस। आई थिंक वो पोज मेरी तरफ था, आई डोंट थिंक कि हम पोज और कुछ कपड़े आपकी तरह थे वो जो उस तस्वीर में उन्होंने पहने हुए थे, बट यस, लेकिन थी रिजेम्बलेंस। हाँ, थोड़ी बहुत थी, और वेरी राइट। अच्छा, कुछ ऐसा ही हुआ है जी, इंडियन एक्ट्रेस हैं। come across anybody this good looking ever in my life. Oh my God, ब्रेक ले लें इस बात पे, शो ही खत्म कर दो, मैं जा रही हूँ। अनुष्का शर्मा की एक हम शक्ल ढूंढी है इन सोशल मीडिया पे, खासी वायरल हुई है। मैं बता रही हूँ ये बात, और इनकी एक फैन है सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद अपनी तस्वीर लगाई और अनुष्का को लिए लिखा कि हम दोनों जुड़वा लग रहे हैं इस तस्वीर में, और इस पर अनुष्का ने भी जवाब दिया कि वाकई मुझे भी यही लग रहा है कि हम जुड़वा लग रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि अब मैं अपने बाकी 5 जो हम शक्ल हैं, क्योंकि 6 होते हैं ना, तो उनको भी ढूंढने जा रही हैं। अच्छा, वैसे तो आपको लग रहा है कि मिल रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि अनुष्का से ये तो ठीक ठाक मिल रही हैं। जो हमारी एक मॉडल है, पाकिस्तानी एक्टर और मॉडल किरण मलिक, उनकी भी खासी रिजेम्बलेंस वैसे मुझे लगती है अनुष्का से। वो हमारे शो पे भी आई थी ना। हाँ, उनका भी कुछ and a lot of people were saying even after the show कि वो खासी मिल रही हैं अनुष्का से। ओह वेल, चलें जी, तो अब ये हो गई और किरण मलिक दूसरी हो गई। अब अनुष्का को सिर्फ 4 मेरा ख्याल है कि किरण को भी अनुष्का को ट्वीट करना चाहिए कि भाई ये 1 तो मिल गई हैं आपको, अब मैं एक और हूँ और 4 अब आप 4 का करें। जल्दी से आपको बता दें कि आप क्या हमें ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, और वो सब लाइनें भेज रहे हैं जो आपने इंटरेस्टिंग लाइनें ट्रकों या रिक्शों के पीछे लिखे भेजी हैं, और कुछ जो आप लोगों में से हमारी तस्वीर लगा के हम पे भी शेरो शायरी कर रहे हैं। आई लव दैट। कुछ शेरों की मुझे समझ नहीं आगे बढ़ेंगे, वो बाय द वे आप मजीद हमें लिख के भेज सकते हैं, हम शामिल करेंगे अगले घंटे में। लेकिन अभी आपको बताना हमने ये है कि JIT सरबराह से मुलाकात सानेहा साहिवाल के मुतासरीन का एतमाद बढ़ाने के बजाय और कम कर गई। FIR में रद्दोबदल जैसा संगीन इल्जाम लगा है। PTI हुकूमत की इंसाफ पसंदी का कड़ा इम्तिहान है। गुज़श्ता शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ीम खानज़ादा के साथ बात करते हुए मकतूल खलील के भाई जलील ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने जो FIR दी उसमें रद्दोबदल किया गया। जलील का यह भी कहना है कि JIT सरबराह पुरानी FIR वापस लेने पर भी राजी नहीं है। हमने पहली डिमांड ये रखी थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो झूठी FIR काटी गई है उसको खारिज किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया था कि ये खारिज होगी। तो जब हम आज पेश हुए हैं GTI के सामने, मेंबरान के सामने, तो उन्होंने ये खारिज करने से इनकार कर दिया है। तो इस लिहाज से तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, ना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, ना उनसे कोई बात होगी। वो जो टेस्ट कापी दी गई हमें, उसमें भी टैंपर किया गया है। वो भी जो हाथ से लिखी होती है टेस्ट कापी वो होती है, ठीक है। इन्होंने जो दी है हमें वो भी टैंपर की हुई कापी हमें हमारे हाथ में थाम दी गई है कि ये कापी है। तो वो तो लगता है शहबाज गिल साहब भी हमारी तरह बोले वाले हैं, उनको भी नहीं पता, उनको भी चूना लगाया गया है। और इसी प्रोग्राम में रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल ने कहा कि अगर FIR टैंपर हुई है तो तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। उन्होंने फिर दावा किया कि मुतासरीन की हर तरह से तसल्ली कराई जाएगी। IG साहब से वो रिक्वेस्ट करके उनके ऑफिस के थ्रू वो कॉपी ली गई थी, वो मैं डायरेक्टली सिर्फ थाने से नहीं ली थी। तो वो FIR की कॉपी जो मुझे दी है वो मैं, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं भिजवाता हूँ और देखते हैं उसमें अगर कोई टेम्परिंग हुई तो जिसने की है उसको भी सजा दी जाएगी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात होगी ताकि ये उनको भी अपने खदशात बताएं और चीफ मिनिस्टर साहब फिर फैसला करेंगे। लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का एतमाद हासिल है इस बात पे। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी हुई है इस बात पे ऑलरेडी कि आप हर वो काम करें, ये फैमिली सेटिस्फाइड हो और खुश हो। ये मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं।
लेकिन सवालात तो उठ रहे हैं। मकतूल खलील के अहल खाना के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, शुक्रिया। बताइएगा, आपने कहा था कि JIT सरबराह से मुतासरीन की मुलाकात के बाद आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा। अब आपके मौक्किल कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है। आखिर मुलाकात में ऐसा हुआ क्या कि जलील साहब का एतमाद बढ़ने के बजाय मजीद कम हुआ नजर आया हमें? उसकी वजह यह है जी कि JIT के साथ मुलाकात हुई है इनकी। तो एक दिन पहले CM सेक्रेटेरिएट में जब मुलाकात हुई थी JIT के हेड से, तो वहां पर शहबाज गिल साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंसाफ के तकाजों के ऐन मुताबिक जो CTD की तरफ से झूठी FIR दर्ज की गई है उसको खारिज कर दिया जाएगा। जब JIT के सामने ये लोग गए हैं तो JIT ने इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो FIR है ये अपनी जगह पर कायम रहेगी और इसका चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। और उस FIR में लिखा हुआ है कि खलील और उनकी फैमिली CTD के एहलकारों की फायरिंग से नहीं बल्कि दहशतगर्द जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनकी फायरिंग से हलाक हुई है। लिहाजा इन्होंने फिर JIT में अपना बयान कलमबंद करवाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अदालती कमीशन बनाना बहरहाल ऑब्वियसली हुकूमत की जवाबदीद है। अगर हुकूमत इस सिमत में आगे नहीं बढ़ती तो फिर कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? कानूनी ऑप्शन हमारे पास यही होगी कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला आया था मॉडल टाउन सानहे के हवाले से, जिसमें उन्होंने अदालती कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऑर्डर किया था, हुक्म सुनाया था। और अदालती कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी हुकूमत का ही सवाबदीद होता है। लेकिन हुकूमत के सवाबदीद के बावजूद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हुकूमत अपना सवाबदीद पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो अगर कोर्ट किसी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का ऑर्डर कर सकता है तो कोर्ट किसी भी वाक़े के हवाले से कमीशन को अपॉइंट करने का भी ऑर्डर कर सकता है। ये हमारी कानूनी दलील है और इसके ऊपर हम बहस करेंगे जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ खान हमें लिखते हैं कि उन्होंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक मरतबा किसी ट्रक के पीछे पड़ी थी वो ये थी डॉलर्स की तलाश। डॉलर्स की तलाश? डॉलर्स की तलाश में वो ट्रक वाले निकले हुए हैं। वैसे वो तलाश तो मुझे लगता है आजकल सभी को है। वो तो इसी तरह तलाश है जैसे किसी ने दबा दी हो जमीन में और फिर आप डॉलर ढूंढने निकले हो। लेकिन और भी बड़ी शेरो शायरी की है, वो बड़ी अच्छा शेर था। प्लीज मुझे ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए बिकॉज इट वाज सो नाइस। अब्दुल्ला, यू हैव टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके ओके जी। कहा जा रहा है और ये मुझे अगर मिल जाए तो मैं आपको बता भी दूंगी। नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट फाइंड। और किसी ने ट्रक के पीछे लिख के भेज दिया है जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला और हुमा के साथ फोटोशॉप किया, लेकिन दैट्स सो नाइस ऑफ यू। और वो रिक्शे के पीछे तो आपने देखा ही होगा, मेरे एहसासों में सिर्फ तुम निकले जब तलब किया था, यू नो, अकाउंटेबिलिटी वालों ने। अभी हम आगे बढ़ेंगे। How romantic is that? It is very romantic. किसी चीज को आप ट्विस्ट करते हैं, बट एनीवे ये बातें हमने करनी नहीं थी, हम वैसे ही कह रहे हैं। बातें जो करनी है वो हम आपको बताते हैं। अगली जो खबर है हमारे पास ये बहुत दिल गिरफ्ता है और कल यू नो आप मानिए या ना मानिए लेकिन हमारा ये काम है, हमें खबरें आप तक पहुंचानी होती हैं, लेकिन बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम भी सोचते रहते हैं और कई रोज या कई घंटों तक तो एटलीस्ट डिस्टर्ब रहते ही हैं। और कल जब ये खबर सुनने को मिली तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज डिस्कसिंग विद अ फ्यू पीपल अराउंड मी कि भाई ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हो गया और क्या फूल जैसी बच्ची थी। 2 रोज पहले कराची के इलाके क्लिफ्टन में नहायत ही अफसोसनाक और नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया। एक माँ ने अपनी 2.5 साल हुमा, इमेजिन तस्वीर दिखा रहे हैं हम, 2.5 साल फूल सी बच्ची को अपने हाथों से समुंदर में फेंक दिया। ऑनेस्टली अब्दुल्ला, हम इधर इसलिए ब्रेक लेंगे थोड़ी सी, मतलब कहने के लिए कि मुझे ये समझ नहीं आया कि किस तरह आप अपना 2 साल का बच्चा उठा के किसी ऐसी जगह रख सकते हैं, फेंक सकते हैं जहां आपको पता हो कि खतरा है, और इसने तो उठा के फेंक ही दिया। पता नहीं इसके दिमाग में भी वैसे क्या गुजरा होगा। बाद में पुलिस ने शहरियों की निशानदेही पर ये 28 ईयर्स ओल्ड है मुलजमा शकीला राशिद इनका नाम है, इनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्ची की लाश जो थी वो 2 दरिया के मकाम से मिल भी गई और खातून के मुताबिक इसके शौहर ने इसे घर से निकाल दिया था और बच्ची के साथ वो खुद भी मरना चाहती थी। इनफैक्ट सुनने में यही आ रहा है कि उसने खुद भी जंप मार दी थी, लेकिन लोगों ने इसको तो बचा लिया लेकिन बच्ची रह गई। मतलब ऐसी माँ जो कि खुद अपने बच्चे के साथ मरना चाह रही थी, उसको जिंदा रह के कि उसको बचा लिया है, उसको कितना अफसोस हुआ होगा। शकीला राशिद ने बताया कि उसका शौहर कराची के निजी अस्पताल में मुलाजिम है। अपडेट ये है कि मां से तफ्तीश जारी है और गिरफ्तार मुलजिमा शकीला राशिद के शौहर और बच्ची के वालिद को भी तहकीकात में शामिल करने का फैसला किया गया है। सर्टनली होना ही चाहिए था। तो शकीला का शौहर राशिद शाह एक निजी अस्पताल में मुलाजिम है और मुलजिमा के मुताबिक वो खर्चे के लिए महज 100 रुपये हफ्ते में देता था।
मजीद ये कि शौहर अपनी BBA पास किया हुआ है, की मुलाजमत भी नहीं करने देता था इसको। शी वॉज एन एजुकेटेड वुमन। पुलिस राय के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद राशिद शाह ने थाना पहुंचकर बीवी पर तशद्दुद किया कि ये मनहूस क्यों नहीं मरी। पुलिस ने भी लाश बाप के बजाय बच्ची के नाना और बच्ची की ताया के हवाले की है। लेकिन क्या मेंटल स्टेट होगी, हम जो डिप्रेशन की बातें करते रहते हैं, किस हद तक कोई पहुंच जाए इस जहनी हालत में, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा मरज है जिसमें लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो जो सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है दुनिया में। अच्छा जी, नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे इस मौजू पे। डोगर साहब, बड़ा मुश्किल है वैसे तो क्या क्या पूछे आपसे, लेकिन अपडेट आप ज़रा इसकी दे दें अगर आपके पास है इस वाक़े की। क्या ऐसा ही जैसे मुल्ज़िमा शकीला ने पुलिस को बयान दिया है या बात कुछ और है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत से सिनेरियोज आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है? मुल्ज़मा जो है वो कल के उस वाक़े में अपनी ही बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है वो तफ्तीश हो रही है उससे, और रिमांड पर है पुलिस के पास। लेकिन जो हालात वाक़यात उसने बताए हैं उसमें मजमूई तौर पर जो पुलिस के तफ्तीशकार हैं उन्होंने वो इस चीज पे वो हुए हैं कि साबका IG थे AD ख्वाजा, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बंदा खुदकशी करता है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इंटरोगेट करें, उनको भी शामिल तफ्तीश करें उस केस में, खुदकशी का केस बंद नहीं कर दें, बल्कि वो कौन से हालात थे जिसकी बिना पर वो ऐसा करने पे मजबूर हुआ, तो वही लागू कर रहे हैं इस पे। एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 322 है जो जिसका जो हम उर्दू में अगर कहें तो कत्ल बिल सबब, यानी कत्ल की वजह जो असबाब हैं पैदा किए वो बंदा कौन है और उसके या कौन अफराद हैं वो। तो उसमें जो तारिक धरेजो हैं इसके SSP इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बताया कि इसमें जो इमीडिएट उन्होंने 2 लोग फाइंड आउट किए हैं। एक तो उसका शौहर है जो उसके बयानात से सारा अंदाजा लगाया कि उसने अपनी बच्ची और बीवी को ऐसा माहौल क्यों नहीं फराहम किया कि जिसमें वो पुरसुकून जिंदगी गुजारते हुए, ऐसी क्या मजबूरी या तंगी थी जिसकी बिना पे वो इंतहाई हतमी जो है वो इकदाम करने पे मजबूर हुई। दूसरा, उसका बच्ची लड़की का बाप है और बाप के हवाले से ये है कि अगर वो तंग थी, अपने शौहर से शादी हो गई थी, तंग थी, तो उसने उनको क्यों नहीं शेल्टर दिया, क्यों नहीं अपने पास रखा, क्यों नहीं घर में उसको रहने दिया। तो तीसरी एक इनकी बहन है इस खातून की जिसके जो काफी जिसकी वजह से भी ये तंगी का शिकार थी, जो कहना है कि घर में अपने बाप के घर में यानी ये उसको वहां नहीं रहने देती थी। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी और इस दफा के तहत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर रही है। आपका अफजल नदीम डोगर। आई एम ग्लैड टू नो कि सर्कमस्टांसेस जिन लोगों ने पैदा किए हुए हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह इन हालात वाक़यात की गुर्बत भी होती है। ज़ाहिर है गुर्बत भी होती है कि आपको 100 रुपए हफ्ते मिल रहे हैं, तो 100 रुपए हफ्ते में तो बच्ची का दूध भी नहीं आ सकता, अपना खाना पीना। दूसरी बात ये है, तालीम याफ्ता खातून बीवी जो है उसने BBA किया हुआ है, वो भी कोई जॉब कर सकती है, कोई रोजगार कमा सकती है, और अपनी फैमिली को अगर कोई इस किस्म के इश्यूज हैं कि पैसों की कमी है जो भी है, शी कैन हेल्प आउट एज वेल। इसमें भी एक अना का मसला बना लेना कि नहीं वो काम नहीं करेगी, और वो काम नहीं करेगी या तो यू कैन टेक केयर ऑफ हर एंड द बच्ची। 100 रुपए हाथ में थमा के कह रहे हैं अब चलाओ काम, मतलब ये एनीवे इस पे हमने बात की ना, तो बस इसी पे बात होगी और कोई बात नहीं होगी। और हमारे पास और भी खबरें आपको देनी है। यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। हाँ, रोटी वाकई बंदा खा जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और बिल्कुल ये भी वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक और रहनुमा सहाफ़ी पर बिला जवाज बरस पड़े सहाफ़ियों से उलझना हुकूमती शख्सियात की आदत जो है वो बनती जा रही है, और हुकूमत के बड़ों को कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल कई बार हमारे मेहमान भी बने हैं और कभी उन्होंने शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन लगता है कि शायद वो भी अपने कुछ साथियों के रंग में रंगने लगे हैं और वो काम कर गए जो कि उनके करने का नहीं था। कुछ दिन पहले का सोचें तो वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया को गैर अखलाकी अंदाज में अखलाकियात सिखा रहे थे। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हैसियत से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। अच्छा जी, अब थोड़ा और पीछे जाएं तो फैसल वाउडा जो हैं वो याद आ जाते हैं। आबी वसाइल के वफाकी वजीर जज्बात की रॉ में आए तो बहते चले गए। जरा सुने वो भी क्या क्या कह चुके हैं। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ,
कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। आगे एक सेकंड, वर्ड्स लाइक बाप का नौकर, हीरो बन के माइक उधर कर दूंगा, आप फिल्मों में अदाकारी क्यों नहीं करते? मतलब कि लिटरली ये जो हीरो स्टाइल है ना, मुझे लगता है दैट इज व्हाट यू वांटेड टू डू। जब हम क्राइम सीन पे यूं पहुंचे और हम हार्ले में भी घूमे और हम बेसिक तो हम अच्छा जी आगे हम हीरो तो हैं। फिर कहानी ऑब्वियसली इधर खत्म नहीं होती क्योंकि पंजाब के वजीर इत्तलात दोबारा एक्शन में नजर आते हैं। वो भूले नहीं, वाक़यात से सहाफ़ियों के साथ बदअखलाकी के हैं। इसके अलावा तो एक फहरिस्त है जिसमें बहुत से नाम और बहुत से गलत काम है। हुक्मरान जमात होने के नाते PTI की जिम्मेदारी है कि वो खुद दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बने। इसी पे हम बात करेंगे। आसमा शिराजी हमारे साथ होंगी कि एक्चुअली हुआ क्या, वैसे तो हमने देख ही लिया। आसमा शिराजी, डेफिनेटली एक बात तो आपने भी जिसकी तरफ हिंट किया वो यही है कि बहुत बातें एक बहुत बार कह दी जाए ना तो लोग फिर सफाई नहीं मांगते, वो उसको मान लेते हैं कि शायद इसी तरह होगा। आपके साथ भी मेरा ख्याल है यही हो रहा है। अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आपसे हमारी पहले भी इसी मौजू पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि किस तरह ख़वातीन सहाफ़ियों को स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर हरासा किया जाता है। शहबाज गिल ने भी इसमें अपना हिस्सा डाल दिया, वो अभी हमने क्लिप दिखाया है आपको। इसकी वजह क्या नज़र आती है? शहबाज गिल साहब जो है उनका रवैया असल में उस सोच का गम्माज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर तनकीद करे तो उसके हवाले से आप उसको किसी तौर पे भी दरगुजर ना करें ताकि वो बात करने जोगा ना रहे, और सिर्फ तनकीद नहीं लेबल करना ताकि उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाए। और ये लेबल करना PTI की गवर्नमेंट से ही और PTI की जो एक अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पॉलिसी है पार्टी की पिछले 5 साल भी रही और अभी भी रही, ये उसका ही एक नतीजा है कि शहबाज गिल जैसे जो लोग हैं वो टेलीविज़न पे आके जो कि स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ कि वो स्पोक्स पर्सन हैं और हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो बताते हैं, और उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो क्या बात करते हैं और किससे किस तरह से बात करनी है। उनका आके टेलीविज़न के ऊपर सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है, इससे पहले कई जो सहाफ़ी हैं उनके साथ हुआ है। आपने हाल ही में देखा होगा और इसी प्रोग्राम में जिसमें कि वो मेरे साथ मेरे पे एतराज़ कर रहे थे, उन्होंने हारून रशीद साहब जैसे जो मोहतरम सहाफ़ी हैं उनका जिक्र किया और ये कहा कि वो इससे पहले हमारी जमात के साथ थे। यानी जैसे ही वो उनकी जमात से जो कि अब बरसर इक़्तिदार है, अपोजिशन की जमातों के साथ तो सहाफ़ी अक्सर होते हैं क्योंकि वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे होते हैं। जैसे ही वो हुकूमत में आए हैं बहुत सारे सहाफ़ियों ने तनकीद की है इस हुकूमत के ऊपर, और चूँकि अब उनका कहना है कि वो उनके साथ नहीं है, लिहाजा अब उनके ऊपर जो गालम गलोच आपने देखी होगी हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। हारून रशीद साहब भी उनमें से हैं क्योंकि वो एक जेन्युइन सहाफ़ी हैं और उन्होंने तनकीद की है। हसन निसार साहब एक बुनियादी, एक बहुत ही बेहतरीन वो सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से उनके ऊपर तनकीद जो है वो की गई है और सोशल मीडिया के ऊपर अटैक्स किए गए हैं। मुझे इस बात के ऊपर ज़्यादा अफसोस है कि जब ये देखते हैं कि कोई ख़ातून सहाफ़ी है और एक तनकीद कर रही है तो ये उसके ऊपर इनको बात करना बहुत ही आसान होता है। और शहबाज गिल साहब ने इसी का भरपूर फ़ायदा उठाया है कि चूँकि मैं ख़ातून सहाफ़ी हूँ लिहाजा वो जो भी कहेंगे उसके ऊपर मैं उनको जवाब उस तरह से नहीं दे सकूँगी जिस तरह से हमारे जो मेल कोलीग्स हैं वो दे सकते हैं। और माज़रत के साथ ये तमाम जमातों के जो मीडिया सोशल मीडिया सेल्स हैं जो उनके ऊपर तनकीद करता है, ये सिर्फ PTI के साथ नहीं है, PMLN के सेल्स, पीपल्स पार्टी ने तो खैर अभी तक उसके ऊपर शायद कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी, और MKM के बहुत सारी और जमातों के उनके सेल्स इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इमाद की तरफ से शुरू हुआ है। अच्छा आसमा, आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ और बातें भी आपसे करनी है। ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ इस मुल्क में इतनी ईजी टारगेट क्यों है? आसमा ये बताइएगा कि स्क्रीन पर अभी हमने आपको भी देखा है और सारा आपका वो क्लिप भी दिखाया है, जो कुछ होता है वो तो सबके सामने होता है, वो सारे देख रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो कोई हद नहीं होती, हदें क्रॉस हो जाती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो ये सिलसिला कैसे बंद कराया जा सकता है? बतौर एक सहाफ़ी आप समझती हैं कि अगर ऑब्वियसली कोई ज़ातियात पे आ जाए तो उसको कैसे रोका जाए? देखिए ये उसी वक्त बंद होगा जब जो लीडरशिप है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जमातों की वो अपने अपने कारकुनों को कहे कि तनकीद ज़रूर करें
मगर गाली ना दें, कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, हरासा ना करें। आप रेप करने के धमकियां तक हमें जो है वो मिलती हैं। और क्या मतलब क्या जुर्म क्या है? यही कि हम सवाल करते हैं, ये जुर्म है हमारा कि हम तनकीद करते हैं, हम आईना दिखाते हैं, ये जुर्म है। और अगर इस जुर्म पे आप हम पे ज़रूर तनकीद करें, मगर अगर इस जुर्म के ऊपर आप हमें गालम गलोच करेंगे, हमारे ख़ानदानों को गालियाँ देंगे, हमारी माओं को गालियाँ देंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर किस तरह से जस्टिफाई आप कर सकते हैं, ख़ुद को कैसे जस्टिफाई? तो ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने लोगों को रोके और वो उनको कहे कि आप लोगों को जो है वो बनाएं। ठीक, शुक्रिया आपका आसमा, आपने वक्त दिया। लेकिन सर्टनली ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने लोगों को समझाएं, और समझाने से ज़्यादा जो चीज़ काम करती है इस मामले में वो ये होती है कि लीडरशिप खुद अपना रवैया ऐसा रखे कि नीचे वाला जो तबका है वो खुद ही ऑटोमेटिकली देखकर नीचे जो कारकुनान हैं, जो मकामी लीडरान हैं, जो बड़े लीडर से छोटे लीडरान हैं, वो सीखें, वो उसको अडॉप्ट करें। और अब्दुल्ला, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, आसमा भी कह रही थी सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस किस्म की थ्रेट्स और इस किस्म की बहुत ही मैं कहती हूँ कि इनटॉलरेबल किस्म के कमेंट्स हम सारों के आते हैं, जो ख़वातीन हैं सोशल मीडिया पे उनको ये आते हैं कमेंट्स। आई फील वेरी सैड फॉर द पीपल जो इस किस्म के स्टेटमेंट्स, इस किस्म के कमेंट्स देते हैं। मतलब फेसलेस आप लोग कहीं छुप के बैठे हुए हैं और कितने बहादुर अपने आप को समझते हैं कि कोई ऐसी खातून या कोई ऐसी औरत जिसका कोई से है इस माशरे में, उसको आओ सुनाए जाएं, आओ उसको तंग करते जाएं। अच्छा, हम लोग तंग नहीं होते। एक और बात जो मुझे पिछले घंटे से बड़ा पंच कर रही है, आई डोंट नो उसके लिए कोई और टर्म्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती, लेकिन मंजूर हसन साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, रमशा का जिक्र करते हुए उन्होंने जाहिर है वो वाकया बता रहे थे अपनी तरफ से कि उसको उठा लिया, फिर छुड़ाने की कोशिश की, फिर वापस हम ले आए, तो ऐसे बिल्कुल फील हो रहा था जैसे किसी कमोडिटी का तस्करा हो रहा है। यहाँ किसी इंसान की बात हो रही थी, और वो जो अब हमें महसूस भी नहीं होता, हम ऐसे किसी खातून को कि उसे उठा कर ले गए, उसे वापस छोड़ दिया। इट्स लाइक अ चीज, एक कमोडिटी है कि इसको इधर रख दिया, इसे वापस छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी कमोडिटी की बात हो रही है। एंड मुझे तब से ये बात जो है ना डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन आई गेस हमें अपनी लैंग्वेज में भी देखना चाहिए कि हम किसी आधी बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं व्हेन वी टॉक टू आवर सो कॉल्ड लीडर्स, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज आप मेंशन नहीं कर सकते। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, मूव ऑन, बिल्कुल मूव ऑन कर जाएं। और मूवीज की बात कर लें तो मूवीज में भी आपको पता है वो पावरफुल फीमेल फिगर्स अब दिखाना शुरू कर दी हैं, बिल्कुल। और उससे पहले हमने आपको ट्रक कार्ड का बताया कि किस तरह ये इनकलकेट किया जा रहा है सबलिमिनली। मैं इसको क्या उर्दू में क्या कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये मैसेज दे रहे हो लोगों में कि इज्जत करो बच्चियों की, लड़कियों की, खवातीन की। सिर्फ एक माँ के रोल को हम कुछ अच्छा समझते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर रोल जिसकी इज्जत की जाए। बट वी हैव टू मूव ऑन। अभी हम कुछ और किरदारों की तरफ बढ़ेंगे। डीसी की वंडर वुमन और मार्वल की कैप्टन मार्वल अब सामने आ रही हैं। हॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन फ्रेंचाइज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल का नया पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में कैप्टन मार्वल का किरदार अदा करने वाली कौन है? ब्री लार्सन। अच्छा, ब्री लार्सन को बाय द वे बड़े अवार्ड भी अगर आपको बिल्कुल ऑस्कर भी मिला था। इनकी मूवी जो बड़ी डिस्टर्बिंग वैसे एक्चुअली मूवी थी जिसपे इनको मिला था। और ये पोस्टर कैसा लग रहा है अब्दुल्ला? आई लाइक द फैक्ट दैट यू नो शी इज द हीरो ऑफ द फिल्म, और कैप्टन मार्वल है ही, वो सामने खड़ी हैं। और शी इज़ लाइक, उन्होंने मार्वल ने इस बार जो इनको बनाया, ये कैरेक्टर बनाया है, शी इज़ लाइक द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ये सो फार, अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स बने हैं। और उसमें उन्होंने ये बेफिटिंग समझा कि एक खातून को बनाया जाए। आई लव इट, हमें भी ऐसी मूवी चाहिए। मैं बनाऊंगी, अभी मैं खुद उसमें एक्ट भी करूंगी। बिल्कुल, कॉस्ट्यूम भी सोच लिया इन्होंने, तो अपना क्या होगा वहाँ पर होंगे कि पीछे रोब होगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे ये कि सुमोटो कम हो गए हैं, फौजदारी केसेस ज्यादा सुने गए, हाई कोर्ट्स के फैसलों पर सवाल उठाए गए, कमरा अदालत का माहौल ही बदल गया है। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौर में सुप्रीम कोर्ट एक अलग तस्वीर दिखा रही है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को हलफ उठाए 3 हफ्ते ही गुजरे हैं, मगर अदालत उज़्मा बड़ी हद तक बदली हुई दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बताएं कि अब तक कोई सुमोटो नोटिस जो है वो नहीं लिया गया, और ना ही कोर्ट रूम नंबर 1 में तंदो तेज़ जुमले जो हैं वो भी सुने गए हैं, और आला हुकाम भी आए रोज़ की सरजनिश से महफूज हो गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में पस मंज़र में रहने वाले जजेस भी बेंच का हिस्सा बने हुए नज़र आते हैं। जस्टिस फाइज ईसा आसिया बीबी नज़रसानी केस में और जस्टिस मंसूर अली शाह खदीजा केस में मौजूद थे। नए चीफ जस्टिस की फौजदारी मुकदमात निपटाने पर तवज्जो है, जिनके जल्द फैसले सुनाने पर तवज्जो दी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस
इसके अलावा हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया में इस्लाहात पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसी भी इतलात हैं कि जजों को नाकिस कारकर्दगी यानी बैड परफॉर्मेंस पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, उस पर भी गौर किया जा रहा है। एक्चुअली अभी भिजवाए नहीं गए, उस पर गौर किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमात सुनने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बड़ा न्यू एज भी हुआ जा रहा है, एक मूड भी डिफरेंट है, एक तरीक़ेकार भी डिफरेंट है और नई टेक्नोलॉजी को भी बीच में जैसा होना चाहिए वैसा सब कुछ नजर आ रहा है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात, थैंक यू, आपने वक्त दिया। हसनात मलिक साहब, पहले तो ये बता दें कि चीफ जस्टिस आकिब निसार के जाने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी तब्दीली आपकी नज़र में, हमने तो कुछ तब्दीलियों का यहाँ तस्करा किया, आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट में क्या सबसे बड़ी तब्दीली आपको नज़र आ रही है? 3 मेन कंपोनेंट हैं, पुलिस है, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन है और फिर जुडिशरी है। इन तीनों कंपोनेंट को किस तरह बेहतर किया जाए, इस पे सारा फोकस जस्टिस आसिफ सईद खोसा का है और उन्होंने बार बार कहा है कि जो झूठे गवाहान हैं इनको कैसे ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि झूठी गवाहियाँ हैं, इस वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो अब जो सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है वो है कि जो हमारा सिस्टम है, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस पर फोकस किया जा रहा है। और लेकिन जो पहले था साकिब निसार साहब का दौर, उसमें देखा गया कि उसमें वो मामला जो एग्जेक्टिव के थे उनको देखा गया, जुडिशरी के इंटरनल मामला को नहीं देखा गया। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब की जो अप्रोच है वो ये है कि अपने मामला जो जुडिशरी के हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको कैसे बेहतर करना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो जजेस इनएफिशिएंट हैं उनके हवाले से क्या करना है, क्या उनको नोटिस करने हैं नहीं करने, क्योंकि उन पे भी सवालात उठाए जाते हैं। जब कोई जज मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग एविडेंस की करे तो उसकी भी काफ़ी सवालात हमने देखा है 2 हफ्ते में उठाए गए हैं। अच्छा हसनात, आप बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट की बीट जो है आपके पास है, आप सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहे हैं, क्या अदालत के काम में जस्टिस खोसा के आने के बाद जो भी तब्दीलियाँ आई हैं आपके लिए ये मुतवक्के थी या फिर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड? जी बिल्कुल ये मुतवक्के थी, क्योंकि हमने देखा है 2014 के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने एक स्पेशल बेंच को हेड करते थे जिनका सारा जो काम था वो क्रिमिनल अपील सुनना, यानी मर्डर के केसेस और इस किस्म के जो, और देखा कि उन्होंने अपने दौर में यानी 2014 से लेके 2019 तक जो क्रिमिनल अपील थी सुप्रीम कोर्ट में वो 1990 से ज़्यादा पुरानी यानी उस वक्त की पेंडिंग थी। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सारी जो बैकलॉग है क्लियर कर दिया और अब मौजूदा देख रहे हैं कि 2018 की क्रिमिनल अपील की समाअत हो रही है। तो हमें वादे था कि क्योंकि जस्टिस खोसा साहब का जो अप्रोच है वो ये है कि जो केसेस वो लगाने हैं उनको डिसाइड करके जाना है, वो ये नहीं है कि ज़ेर इल्तवा करते हैं। उनकी कोर्ट में ये नहीं होता कि कोई एडजमेंट हो, कोई वकील जो है वो दरख्वास्त दे जी आज मैं नहीं हूँ, फिर केस को ज़ेर इल्तवा कर दे। ज़ेर इल्तवा का कंसेप्ट जो है जस्टिस खोसा की अदालत में नहीं है और ये चीज़ वादे थी कि उन्होंने अपना जो सारा फोकस है और वो है वो अपने सिस्टम को बेहतर करना, जो अदलिया का जो निज़ाम है उसको, और उसी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं जो डैम बनाऊँगा मैं वो झूठे गवाहों पर डैम बनाऊँगा, जो बैकलॉग है उस पर डैम बनाऊँगा, जो इतना बड़ा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जुडिशरी में उनके खिलाफ जो है एक डैम बनाऊंगा। हसनात, बहुत शुक्रिया आपका भी। हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं को मुत्तहिदा अरब अमारात में इज्तिमा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब बड़ी पेशरफ्त है यकीनन। इसी पे बात करते हैं, क्या माहौल था, क्या एक्टिविटीज़ रहीं। दुबई से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सिप्ते आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सिप्ते आरिफ, अबू धाबी में जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई इसका बुनियादी मकसद क्या बताया गया और कौन कौन से शख्सियात थी, पर्टिकुलरली आलमी मजहबी शख्सियात जो इसमें शरीक रहीं? जी, मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में जो ये 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस थी इख्तिताम पजीर हुई। इसमें ख़ास तौर पर जो ईसाइयों के मजहबी रहनुमा हैं, पेशवा हैं, पोप फ्रांसिस, वो खुसूसी तौर पर इन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जो जामतुल अज़हर जो मिस्र में एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी है उसके ग्रैंड इमाम जो उसके सरबरा हैं डॉक्टर अल तैयब, उन्होंने शिरकत की। तो ये 2 बड़ी शख्सियात जो थी वो इस
कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। ना सिर्फ इसमें खित्ता अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों से यहाँ पर रिलीजियस रहनुमा आए थे, इस्लाम के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके रहनुमा शरीक हुए, उनके साथ साथ बुद्ध मज़हब के लोग इसमें शरीक हुए, क्रिश्चियनिटी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिडल ईस्ट में रहनुमा हैं वो उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा बुद्ध मज़हब के भी मानने वालों ने इसमें शिरकत की। तो ये एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी और इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक छत तले जमा हुए और उम्मीद की। बहुत शुक्रिया। कितना बड़ा इवेंट होगा वैसे, पता है मैं तो ये बात कर रही थी कि बिल्कुल मतलब पोप से मिलने के लिए फॉर एवरी कैथोलिक की उनकी ड्रीम होती है। और अगर आप अंदाज़ा करें कि अबू धाबी जैसी जगह पे वो आए हों और जो हमने मनाजिर देखे, अभी तो हमने आपको कुछ दिखाए, लेकिन लोग तो ज़ारों कतार रो रहे थे, मतलब जो चीज़ वो सोच नहीं सकते थे वो हुई है। Quite a big event. अच्छा जी, आपको पता है ना कि बाज़ लोग होते हैं अमीर, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, अमीर तो होते ही हैं लेकिन they love to show off as well. What are they doing? जन्नत बरतानिया के एक अरबपति हैं रॉबिन सिंह, जी मामूली सा मजाक दिल पर ले गए। अब इनके पास 6 रोल्स रॉयस हैं और इनके बकौल अब वो हर रोज़ अपने दफ्तर एक अलग रंग की रोल्स रॉयस में जाते हैं, साथ ही गाड़ी के साथ अपनी टर्बन का कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं या एट टाइम्स मैच करते हैं या कॉन्ट्रास्ट करते हैं। हम तो यहाँ पे आपके कपड़ों के साथ ही मैचिंग करते रहते हैं। आपको पता है कि इस पे भी एतराज हो सकता है कि आपने अपने आप को कंपेयर कर भी कैसे लिया, क्या समझ रहे हैं? रोल्स रॉयस के साथ मैचिंग करनी है। अच्छा, बाय द वे ये अपनी मैचिंग तो सारे कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको सारी कहानी में ये नहीं बताया कि ये करते क्या हैं, कि इनके पास मतलब 6 रोल्स रॉयस हैं। और अच्छा, 3 रोल्स रॉयस फैंटम है इनके पास और दूसरी कौन सी होती है ये मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। जिसने उस गली जाना ही नहीं तो उसका पता क्यों हम पूछे हैं जी, हमें क्या लेना देना कि रोल्स रॉयस को और क्या कहते हैं। वो 3 वो हैं तो सिंगिस किंग है ये। अलबत्ता मुझे नहीं समझ आई कि हमने ये खबर सुबह सुबह मतलब हमने क्यों बताई है। अब्दुल्ला, आपको क्यों ऐसे शौक है? क्योंकि ये इससे तो एक हसरत बढ़ती है ना कि मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़।